हेलो दोस्तों, मैं प्रवेश कुमार यादव। माय चैनल है टारगेट एकेडमी बाय प्रवेश कुमार यादव। और आज के सेशन में मैं आपको वर्णमाला पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए, वर्णमाला बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो वन लाइनर बेस पूछे जाएंगे वो भी पढ़ाऊँगा, और वर्णमाला में जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उनको भी आप देखते जाइएगा। तो देखिए, वर्णमाला सबसे पहले तो वर्णमाला की परिभाषा यदि देखें तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और यदि इसके महत्वपूर्ण टॉपिक में यदि शुरुआत से देखें इस टॉपिक को, तो आप लोग एक बात का विशेष ध्यान दें कि भाषा संस्कृत के संस्कृत के बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है। जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम होने एसएससी जी डीयूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई उसके लिए महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। और देखिए, भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाष का अर्थ है बना है, उसके आगे भाष का अर्थ होता है बोलना। यदि इसमें भी और आगे देखें, भाष का अर्थ, भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाष का अर्थ होता है बोलना। और भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की इम्पोर्टेंट पॉइंट, भाषा की सबसे छोटी इकाई कई बार पेपर में पूछा गया, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो वाक्य होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य होती है। उसी के आगे देखें, भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य होती है। वाक्य से छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है। और ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और उपवाक्य से छोटी इकाई, तो ये क्या होती है? उपवाक्य से छोटी इकाई होती है पदबंध। क्या होती है? पदबंध। और पदबंध से छोटी इकाई क्या होती है? तो ये होती है पद, जिसको शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शब्द। पद या शब्द, जिसको शब्द बोलते हैं, पद या शब्द बोलते हैं जिसको। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य से छोटी इकाई यदि दोस्तों पूछी जाए तो उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध से छोटी इकाई पद, जिसको शब्द भी बोलते हैं। और शब्द से छोटी इकाई यदि आ जाए, शब्द से छोटी इकाई है अक्षर। शब्द से छोटी इकाई जो होगी वो होगी अक्षर। शब्द से छोटी इकाई अक्षर। और अक्षर को ही वर्ण बोलते हैं। और वर्ण से छोटी इकाई होती है ध्वनि। वर्ण से छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। अक्षर से छोटी इकाई
अक्षर से छोटी इकाई क्या होती है? अक्षर से छोटी इकाई क्या होती है? तो ध्वनि या वर्ण होती है, ध्वनि या वर्ण होती है। ठीक है, सबसे पहली भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य, वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई जो है पद, और पद से छोटी इकाई है अक्षर, अक्षर से छोटी इकाई है ध्वनि या वर्ण। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है जैसे राम, एग्जाम्पल है राम। तो राम में देखें रा के बाद बड़ा आ के बाद माँ और प्लस आ, इसमें कितने वर्ण हैं? तो 4 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण हैं, 4 वर्ण हैं। वर्णमाला की परिभाषा हो चुकी। अब देखिए आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है उसको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मानक हिंदी वाला में यदि क्वेश्चन आ जाए कि मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? मूलतः वर्णों की संख्या, मूलतः वर्णों की संख्या, मूलतः वर्णों की संख्या, मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो होती है 52। कितनी होती है? 52 होती है। और यदि क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी के उच्चारण के आधार पर, हिंदी के उच्चारण के आधार पर, हिंदी के उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, हिंदी के उच्चारण के आधार पर, हिंदी के उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 तथा व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 35 मानी जाती है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो 52 होती है। हिंदी के उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 तथा व्यंजनों की संख्या 35 होती है। कितनी होती है? 35 होती है, 35 होती है। और 10 स्वर कौन कौन से हैं? स्वर में देखें 10 स्वर, तो वो हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए आय, ओ और कॉमा आओ। ठीक है, और कुल स्वर कितने होते हैं? कुल स्वर, तो कुल स्वर में 3 और जुड़ जाएंगे। कौन कौन? अंग, कॉमा आहा और ऋषि जे। यदि कुल स्वरों की संख्या पूछी जाएगी तो होगी 13। यदि रचना के आधार पर या उच्चारण के आधार पर तो 10 होती है। 10 जे हैं, जी डिनोट कर दिए। और यदि कुल स्वर होंगे तो वो 3 और जुड़ जाएंगे उसमें, अंगहा और ऋषि। व्यंजन, अब देखें व्यंजन, व्यंजन देखें। व्यंजन जो है, व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की संख्या 33 होती है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। और उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन मिल जाए तो, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन मिल जाए तो इनकी संख्या 35 हो जाती है। इनकी संख्या 35 हो जाती है। अब व्यंजन में जैसे का वर्ग में कितने व्यंजन हैं? तो का वर्ग में 5 व्यंजन है। का, कॉमा खा, कॉमा गा, कॉमा घा, कॉमा अन्य। इसी प्रकार चा वर्ग में देखा तो चा वर्ग में चा, कॉमा छा। देखो फिर इसके बाद में ट्रिक बताऊंगा इसकी। चा छा, जा झा और या, चा छा जा झा और या। टा वर्ग में देखा, टा वर्ग में है टा, कॉमा ठा, कॉमा डा, कॉमा ढा और अणा। ता वर्ग में देखें तो ता वर्ग में है ता, कॉमा था, कॉमा दा, कॉमा धा और ना। ठीक है, पा वर्ग में देखें
तो पा वर्ग में है पा, कॉमा फा, बा, भा और मा। यदि क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी में कुल वर्गों की संख्या कितनी होती है, हिंदी में यदि क्वेश्चन आ जाए, इधर देखें, हिंदी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। का से का वर्ग और का से कंठ, तो का वर्ग कंठ से। चा वर्ग है चालू, ट्रिक है, चा वर्ग है चालू तो बोलेंगे तालू से। तालू मतलब कि तालब से। और टा वर्ग को देखें, टाटा बाय बाय करके ऋषि मुनि चले गए। इसकी ट्रिक क्या है? टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय करके ऋषि मुनि चले गए। ऋषि मुनि चले गए, टाटा बाय बाय करके ऋषि मुनि चले गए। टाटा बाय बाय से टा वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं वो सभी मूर्धा, मुनि मतलब मूर्धा से बोले जाएंगे, और ऋषि वाला जो रा है वो भी मूर्धा से बोला जाएगा। तो टाटा बाय बाय करके ऋषि मुनि चले गए, तो यानी कि मूर्धा से। और ता वर्ग दंत से। कससे? ता वर्ग दंत से। पा वर्ग देखें, पा वर्ग जो है ओष्ठ से। पा वर्ग बोलेंगे ओष्ठ से। पा वर्ग बोलेंगे ओष्ठ से। ठीक है, तो देखें, का वर्ग में 5 व्यंजन आएंगे, का खा गा घा अंग्या। चा वर्ग में चाछा जाझा यम। टा वर्ग में टाठा डाढ़ा अणम। ता वर्ग में ता था दाधा न। पा वर्ग में पा फा बा भा म। हिंदी में वर्गों की संख्या यदि पूछी जाए तो 5 होती है। और इनकी ट्रिक क्या है? का से का वर्ग और का से कंठ से बोला जाता है। कई बार पेपर में आ जाएगा कि खा व्यंजन या खा अक्षर या खा वर्ण किस स्थान से बोला जाता है, मुख गुहा के आधार पर किस स्थान से बोला जाता है? कंठ से। चा वर्ग चालू तो तालू से। टा वर्ग ऋषि, टाटा बाय बाय करके ऋषि मुनि चले गए तो मूर्धा से। ता वर्ग दंत से, पा वर्ग ओष्ठ से। इसके आगे और देखें तो जे टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 5 इसमें, 5 इसमें, तो 5 5 मिलकर टोटल कितने हो गए व्यंजन? अभी तक 25 व्यंजन अपन ने पढ़ लिए हैं। उसके आगे देखें, देख, अब यदि आ जाए संयुक्त व्यंजन, हिंदी में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सुपरटेट, रिपीटेड और यूपी पुलिस एसएससी जीडी कई बार पूछा गया। हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या, हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अब कौन कौन संयुक्त व्यंजन हैं? तो एक तो है संयुक्त व्यंजनों की संख्या ज्ञा ज्ञानी, त्रा त्रिशूल और छत्री का छा और स्रा श्रवण, ये 4 हैं। अब कई बार पेपर में आ जाएंगे कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी, तो 4 लगा के अब। लेकिन यदि आ जाए कि ज्ञा ज्ञानी किन के योग से बनता है, ज्ञा ज्ञानी जो संयुक्त व्यंजन है वो किन के योग से बनता है, तो जा और या से पहले वाले वर्ण में हलंत लगाना है, जा और या से। त्रा त्रिशूल ता और रा से। छ छत्री का और पा वाले सा से। स्रा श्रवण सा और रा से। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ज्ञा ज्ञानी किन के योग से बनता है, तो जा और या। त्रा त्रिशूल ता और रा, छ छत्री का और शा और स्रा श्रवण शा और रा। कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है कि क्षत्रिय के छा का स्थान, क्षत्रिय के छा का स्थान किस वर्ण के बाद आता है, किस वर्ण के बाद आता है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। क्षत्रिय के छा का स्थान हिंदी में किस वर्ण के बाद आता है, किस वर्ण के बाद आता है? तो देखें, तो आंसर है का के बाद। किसके बाद आता है? का के बाद आता है। कैसे आता है? तो एग्जाम्पल देखें, जैसे कई बार तो आपने देखा होगा कि कक्षा जो लिखा होता है, कक्षा को पढ़ने से छा के पहले थोड़ी का की ध्वनि आती है, जैसे कहेंगे कक्षा, कक्षा, कक्षा। कक्षा के बाद देखें लक्ष्मी, लक्ष्मी डॉट 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 आदि और भी हो सकते हैं। तो ये है आज की इम्पोर्टेंट
अब 25 तो अभी अपन ने जो वर्ग से उससे पढ़ लिए, वो 4 हिस्से, तो कितने हो गए? 29 व्यंजन। कितने व्यंजन? 29 व्यंजन। 29 व्यंजन। 29 व्यंजन हो चुके। अब देखिए आगे, अब यदि क्वेश्चन आ जाए कि अंत्यस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? ये भी बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? कई बार पेपर में अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? तो या, रा, ला और वा, ये चारों अंतस्थ व्यंजन होते हैं। या, रा, लावा, या, रा, लावा, या, रा, लावा जो है अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और यदि क्वेश्चन आ जाए कि ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या ऊष्म, ऊष्म संघर्षी व्यंजन, जैसी के नाम है ऊष्म व्यंजन के, ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन या ऊष्म, या ऊष्म स्पर्शी व्यंजन, या ऊष्म स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं? तो वो हैं तीनों सा, सा और हा। तीनों सा और हा ये होते हैं। तीनों सा और हा ये होते हैं। अंतस्थ व्यंजन आ जाए तो या, वा, राला होते हैं। और यदि ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्ष या ऊष्म स्पर्शी व्यंजन आ जाए तो सा हा होते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि क्वेश्चन आ जाए कि विदेशों से आगत या गृहीत ध्वनियाँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। विदेशों से आगत, आगत मीन्स आई हुई, विदेशों से आई हुई या गृहीत ध्वनियाँ, गृहीत मतलब जो आप लोगों ने, जो हम लोगों ने यहाँ भारत देश में ग्रहण की है, गृहीत ध्वनियाँ, गृहीत ध्वनियाँ। ठीक है, तो देखें विदेशों से आगत या गृहीत ध्वनियाँ। ठीक है, तो इसकी बेहतरीन ट्रिक दोस्तों आप लोगों को मैं बताऊंगा, जिससे आपको परेशानी नहीं होगी याद करने में। देखें तो अब गांव देहात में बोलते हैं अब का खा गौ, अब का खा गौ जा फिर, अब का खा गौ जा फिर, जे है इसको याद कर लो, अब का खा गौ जा फिर। तो देखें अब से छोटा आ, का से का, और खा से खा, और गौ से गा, और जा से जा, और फिर से फा। ठीक, तो ये 6 जो वर्ण हैं ये विदेशों से आगत ध्वनियाँ और गृहीत ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो इसकी ट्रिक है अब का खा गौ जा फिर, तो आ, का, खा, गा, जा, फा, ये जो हैं विदेशी ध्वनियाँ, ये विदेश से आई हुई या गृहीत ध्वनियाँ कहलाती हैं। विदेश से आई हुई या गृहीत ध्वनियाँ कहलाती हैं। विदेश से आई हुई या गृहीत ध्वनियाँ कहलाती हैं। ठीक है, अब यदि आ जाए कि स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण, हेडिंग है स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। हाँ, तो स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार का होगा? तो पहले हेडिंग है मात्रा या उच्चारण के आधार पर, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मात्रा या उच्चारण के आधार पर, पेपर में आएगा मात्रा या उच्चारण के आधार पर, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। नंबर 2 दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और नंबर 3 विलुप्त स्वर, नंबर 3 विलुप्त स्वर, नंबर 3 विलुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और नंबर 3 विलुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर में, ह्रस्व स्वर मतलब कि छोटे छोटे वर्ण जिनमें कि जिनका उच्चारण करने में समय न लगे, जैसे कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऐसे है एग्जाम्पल है। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये 3 है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ह्रस्व स्वर। यदि दीर्घ स्वर में देखें तो दीर्घ स्वर में है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आय और ओ और आ, जे हो जाएंगे। और विलुप्त स्वर में है तो जे,
ये रा भी बोलते हैं इसको, और कहने से ओम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ओम ध्वनि में। जैसे संस्कृत में इसका ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। ह्रस्व स्वर छोटा, छोटी, छोटा ऊ। दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। और प्लुप्त स्वर ओम। अब कई लोग कह रहे होंगे कि अंग और आहा कहाँ है, अंग और आहा कहाँ है? तो अंग जो है, अंग जो है, नोट करिए, नोट कर लेना इसको। अंग जो है ये अनुस्वार है। अंग क्या है? अनुस्वार है। और आहा जो है वो विसर्ग है। आहा क्या है? विसर्ग है। आहा जो है विसर्ग है। ठीक है। यदि क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर में छोटा, छोटी, छोटा ऊ। दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। प्लुप्त स्वर जिस चिन्ह है, अधिकतर तुम लोगों ने संस्कृत में इसका उपयोग देखा होगा, जैसे कि ओम ध्वनि। अंग क्या है? अंग और आहा तुम्हारे मन में चल रहा है कि अंग और आहा क्या है? तो अंग अनुस्वार है, आहा विसर्ग है। आहा विसर्ग है। यदि अगली हेडिंग देखें स्वरों के वर्गीकरण में कि जीभ के आधार पर, इसके आधार पर, जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीभ के आधार पर स्वर, जीभ के आधार पर स्वर, जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जीभ के आधार पर भी स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अग्र स्वर, अग्र स्वर। नंबर 2 मध्य स्वर, मध्य स्वर। और नंबर 3 पश्च स्वर, नंबर 3 पश्च स्वर, पश्च स्वर। हाँ, तो दीर्घ जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अग्र स्वर, नंबर 2 मध्य स्वर, नंबर 3 पश्च स्वर। अग्र स्वर की परिभाषा, जिन स्वरों का उच्चारण हम जीभ के आगे वाले भाग से करते हैं, जीभ के इस वाले भाग से करते हैं, जीभ के आगे वाले भाग से करते हैं, अग्र स्वर कहलाते हैं। मध्य स्वर वे स्वर जो जिनका उच्चारण हम जीभ के मध्य वाले भाग से करते हैं, मध्य स्वर कहलाते हैं। ठीक है। पश्च स्वर जीभ के पीछे वाले भाग से जिनका उच्चारण करते हैं वो पश्च स्वर कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और ए। छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ई अग्र स्वर में, सॉरी, छोटी ई, बड़ी ई, ए कॉमा ऐ, जी अग्र स्वर हैं। यदि पश्च बहुत सॉरी मध्य स्वर की बात करें तो मध्य स्वर में सिर्फ एक है, छोटा आ, मध्य स्वर। पश्च स्वर में देखें बड़ा आ के बाद है ओ के बाद है औ, और छोटा ऊ भी है और बड़ा ऊ भी है, जे पश्च स्वर में है, पश्च स्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मुख द्वार खुलने के आधार पर, अगली हेडिंग है मुख द्वार खुलने के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर, आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इनको भी अच्छे से पढ़ें। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये भी कितने प्रकार के होते हैं? तो नंबर 1 जी 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विव्रत स्वर, विव्रत स्वर, विव्रत स्वर। विव्रत स्वर में देखें तो ये जिन स्वरों को उच्चारण मुख द्वार, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, मुख द्वार पूरा खुलता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है विव्रत स्वर कहलाते हैं। कौन से स्वर कहलाते हैं? विव्रत स्वर कहलाते हैं। एग्जाम्पल भी लिख लो, जैसे में इसमें एक है, इसको रट लो अच्छे से, बड़ा आ, स्वरों में सिर्फ बड़ा आ आएगा इसमें, इसके अंतर्गत। नंबर 2 अर्धविव्रत, कौन सा है? नंबर 2 में अर्धविव्रत, अर्धविव्रत स्वर, अर्धविव्रत स्वर। अर्धविव्रत स्वर है जैसा नाम वैसा, जिन
स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है। अर्ध अर्ध विवृत है तो मुख द्वार कैसा खुलेगा? आधा खुलेगा। विवृत है तो पूरा खुलेगा। आधा खुलता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है अर्ध विवृत कहलाते हैं। अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है छोटा आ, ए, छोटा आए, सॉरी हाँ, छोटा आए, छोटा आए और आओ, और बड़ा आ, और वाली जे वाला ओ बोलते हैं इसको। छोटा आ, आए, आओ और ओ। ठीक है। अर्ध समृत देखें, अर्ध समृत, इसको मिटा दें। अर्ध समृत देखें, नंबर 3 है अर्ध समृत स्वर। अर्ध समृत, समृत, अर्ध समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर। इसको देखें अर्ध समृत स्वर को। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, आधा बंद रहता है। अभी तक खुलवे की कंडीशन बता रहे थे कि मुख कहाँ खुलता है, अब बंद वाले की कि कहाँ बंद होता है। तो अर्ध समृत स्वर जो है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है अर्ध समृत स्वर कहलाते हैं। अर्ध समृत स्वर कहलाते हैं। इसके अंतर्गत 2 हैं, ए, ओ अर्ध समृत स्वर कहलाते हैं। ए, ओ अर्ध समृत कहलाते हैं। नंबर 4 में हेडिंग है समृत स्वर। समृत स्वर, समृत स्वर देखें। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, मुख द्वार लगभग बंद रहता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है समृत स्वर कहलाते हैं। कौन से स्वर कहलाते हैं? समृत स्वर कहलाते हैं। एग्जाम्पल में है छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो अर्ध समृत देखें। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है वो अर्ध समृत स्वर कहलाते हैं। जैसे ए और ओ। समृत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, लगभग बंद रहता है, बंद नहीं रहता है, लगभग बंद की कंडीशन में हो तो वो समृत स्वर कहलाते हैं। छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। आगे देखें ओठों की स्थिति के आधार पर, ओठों की स्थिति के आधार पर नेक्स्ट हेडिंग है ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर। स्थिति के आधार पर स्वर। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं वर्णमाला टॉपिक पूरा ख़त्म कर दूंगा। चाहे आपका सीटेट का एग्ज़ाम लगा हो, चाहे यूपी टेट, चाहे कांस्टेबल, चाहे एसएससी जीडी, आप लोग मेरे इस चैनल पर टारगेट एकेडमी बाय प्रीवियस यादव में जाकर आप इसको क्लास को देख सकते हैं। और यदि आपको अच्छी ये क्लास पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर देखें। ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर तो सबसे पहले हैं आवृतमुखी स्वर। कौन से हैं? आवृतमुखी स्वर। आवृतमुखी स्वर, आवृतमुखी स्वर वे स्वर कहलाते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्त, जिन स्वरों की देखिए आवृतमुखी में जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख वृत्त या गोलाकार आकृति, मुख या गोलाकार आकृति का हो जाता है उसे आवृतमुखी स्वर कहते हैं। उसे आवृतमुखी
स्वर कहते हैं। जैसे छोटा बड़ा छोटी बड़ी ए आए, कौन कौन है? छोटा आ, बड़ा आ, छोटा आ बड़ा सॉरी वृत्त वृत्त या गोलाकार आकृति का नहीं होता है। क्या है? नहीं, हाँ नहीं होता है, नहीं होता है, तो वो आवृत मुखी स्वर कहलाता। छोटा बड़ा छोटी ई बड़ी ई ए और आय। और वृत्तमुखी, तो वृत्तमुखी जैसा नाम वैसा ही काम है इसका। वृत्तमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में, किसके? जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख वृत्त या गोलाकार, वृत्त या गोलाकार के समान, के समान आकृति का, के समान आकृति का, आकृति का हो जाता है, आकृति का हो जाता है, हो जाता है, वृत्तमुखी कहलाते हैं। जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आओ। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आओ, ओ और आओ, और इसके साथ में जे वाला आ भी आ जाएगा। आओ के बाद बड़ा आ, उसमें ओ बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो आवृतमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख वृत्त या गोलाकार आकृति का नहीं होता है वो सभी आवृतमुखी कहलाते हैं। आवृतमुखी जैसा नाम है वैसे समझो, मतलब जिसमें वृत्त के आकार का मुख ना हो, आवृतमुखी। छोटा बड़ा छोटी बड़ी ए आए। वृत्तमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख वृत्त जैसा नाम, वृत्तमुखी तो वृत्त या गोलाकार के समान आकृति का हो जाता है तो वो वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ आओ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ आओ। नेक्स्ट देखें, हवा या नाक के आधार पर स्वर। हवा, अगली हेडिंग है हवा या नाक के आधार पर स्वर। हवा या नाक के आधार पर स्वर। हवा या नाक के आधार पर स्वर। हवा या नाक के आधार पर स्वर तो कितने प्रकार के हैं? तो दो प्रकार के। नंबर एक निरनुनासिक स्वर, निरनुनासिक स्वर इम्पोर्टेंट है। निरनुनासिक स्वर, निरनुनासिक स्वर वे स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल, हवा केवल मुंह से निकलती है। मतलब कि निरनुनासिक स्वर, निरनुनासिक स्वर में नाक का दूर दूर तक प्रयोग नहीं होगा, नाक का दूर दूर तक प्रयोग नहीं होगा। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है निरनुनासिक स्वर कहलाते हैं। निरनुनासिक स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई डॉट डॉट आदि। ठीक, और नंबर 2 है अनुनासिक स्वर। अनुनासिक, अनुनासिक स्वर तो जस्ट विपरीत परिभाषा है इसकी। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ, हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। अनुनासिक स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। जैसे अंग, इसमें चांद बिंदी भी रख सकते हैं। बड़ा आ, उसमें भी बिंदी, बड़ा आ ऊपर चांद बिंदी, ऐसे डॉट 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 आदि, डॉट 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 आदि हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखें। अब देखें क्वेश्चन यदि आ जाए, अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन कौन से हैं?
अघोष व्यंजन इम्पोर्टेंट है, अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन। तो इसकी ट्रिक है 12, 12 याद कर लो, इसकी ट्रिक है 12। अब 12 को कैसे समझे, जो अभी हिंदी में हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि हिंदी में वर्ग कितने प्रकार के, तो 5 प्रकार के, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और ना पा वर्ग, ठीक है। तो यदि क्वेश्चन आ जाए कि अघोष व्यंजन कौन सी, तो ट्रिक है 12। किसी भी वर्ग का, जो भी 5 वर्ग बताए थे उसी में से किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण, पहला या दूसरा वर्ण हमेशा अघोष व्यंजन कहलाता है। किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण अघोष व्यंजन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल समझे, जैसे यदि हम उठा लें का वर्ग को, इसको का वर्ग को, तो का वर्ग में पहला व्यंजन का, पहला वर्ण का और दूसरा खा, पहला वर्ण तो है का और दूसरा है खा, यानी कि किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो आएगा वो अघोष व्यंजन के अंतर्गत आएगा, अघोष व्यंजन के अंतर्गत आएगा। अब इसी का भैया है सघोष या घोष व्यंजन, सघोष या घोष व्यंजन, सघोष या घोष व्यंजन, ठीक, सघोष या घोष व्यंजन। सघोष या घोष व्यंजन की ट्रिक है 345, 345, 345 को भी सेम वही ट्रिक है। किसी भी वर्ग का यदि तीसरा वर्ण आ जाए एग्जाम में, या चौथा वर्ण आ जाए, या पांचवा वर्ण आ जाए, तो ये तीनों या तो तीसरा आ जाए, या चौथा आ जाए, या पांचवा आ जाए, ये सभी सघोष या घोष व्यंजन कहलाते हैं। या तो सघोष आएगा वहाँ, या घोष व्यंजन कहलाते हैं। और अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन की ट्रिक है 135, अल्प प्राण व्यंजन की ट्रिक है 135। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा या पांचवा वर्ण, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा या पांचवा वर्ण यदि आ जाए तो वो अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। वो सभी वर्ण अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। यदि एग्जाम में कोई भी किसी भी वर्ग का या पहला वर्ण आ जाए, या तीसरा या पांचवा, तो अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और महाप्राण, महाप्राण, महाप्राण व्यंजन देखें, महाप्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन है दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण। किसी भी वर्ग का दूसरा या चौथा वर्ण आ जाए तो महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। सबसे पहले देखें जो आज पढ़ाए अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन में ट्रिक है 12। किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण आ जाए तो अघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन में 345 याद कर लो, 345। किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण या पांचवा वर्ण आ जाए तो सघोष या घोष व्यंजन। अल्प प्राण पहला, तीसरा या पांचवा, यानी कि किसी भी वर्ग का पहला आ जाए या तीसरा वर्ण आ जाए या पांचवा अल्प प्राण। महाप्राण किसी भी वर्ग का दूसरा या चौथा वर्ण महाप्राण के अंतर्गत आते हैं, महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। देखें आगे, यदि दोस्तों सा पूछा जाए कि सा है जो कई बार पेपर में पूछी जाए कि जे सा कहाँ से बोला जाता है, यानी इसका मुख भुआ के आधार पर किस आधार पर बोला जाता है, और जे सा किस आधार पर बोला जाता है, ये वाला सा किस आधार पर बोला जाता है। देखें यदि इस वाले सा की बात आ जाए तो जे इसको कहते हैं दंत सा, ये बोलते हैं इसको दंत से बोले जाने वाले सा हैं। और ये है तालब्य सा, कहाँ से बोलते हैं इसको, तालब्य से, और इसको बोलते हैं मूर्धा से। जो वही मूर्धा है जो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हमने एक ट्रिक बताई थी, टाटा बाय बाय करके ऋषि मुनि चले गए, तो टा वर्ग और ऋषि वाला रा और जे पा वाला सा सभी मूर्धा से बोले जाते हैं, सभी मूर्धा से बोले जाते हैं। और यदि क्वेश्चन आ जाए कि दंतोष्ठ व्यंजन, दंतोष्ठ व्यंजन कौन सा है, कई बार पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दंतोष्ठ व्यंजन क्या है, तो दंतोष्ठ व्यंजन है वह जो दंत और ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं, दंतोष्ठ व्यंजन कहलाते हैं, दंतोष्ठ व्यंजन कहलाते हैं, दंतोष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। देखिए आज का सेशन जो है थ्योरेटिकल समाप्त हो गया। मैं इसके बाद लाइनर क्वेश्चन कराऊंगा। उसके पहले देखिए शुरू से मैंने क्या बोला, वर्णमाला, वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यदि क्वेश्चन आ जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई तो ध्वनि या वर्ण होती है, ध्वनि या वर्ण होती है, ठीक है। और भाषा की बड़ी इकाई होती है वाक्, उससे छोटी उपवाक, फिर पदबंध, फिर पद, जिसको शब्द भी बोलते हैं, शब्द से छोटी अक्षर, अक्षर से छोटी वर्ण होती है।
ठीक है। फिर हमने पढ़ा है स्वर। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मूलतः यदि कुल स्वरों को ललकारा जाए कि मूलतः हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी, तो 52 होती है, ठीक है। और यदि आ जाए कि उच्चारण के आधार पर स्वर, तो 10 होते हैं। कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 13 होती है। या कुल व्यंजनों या कुल हाँ ठीक है, कुल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। और उच्चारण या लिखित के आधार पर 35 होती है, वो भी बता चुके। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। ज्ञा ज्ञानी, त्रा त्रिशूल और स्रा श्रवण और छत्री का छा। ज्ञा ज्ञानी किससे बनता है? जा और या से बनता है। त्रा त्रिशूल ता और रा से बनता है। त्रा श्रवण शा और रा से बनता है। छत्री का छा का और शा से बनता है। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। या रा ला वा। ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन तो 4 होते हैं। सा 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 और हा। एक बार क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिला कि अंतस्थ, समझना, अंतस्थ और ऊष्म संघर्षी, अंतस्थ और ऊष्म संघर्षी व्यंजन, अंतस्थ और ऊष्म संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? अंतस्थ और ऊष्म संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। 4 इसके और 4 इसके होते हैं। और यदि आ जाए कि सा कहाँ से बोला जाता है? दंत से। सलजम वाला सा, तालव्य से, पा वाला सा, मूर्धा से। दंतोष्ट व्यंजन कौन सा है? तो वह दंतोष्ट व्यंजन कौन सा है? तो वह। आप इसके बहुविकल्पी और वन लाइनर क्वेश्चन देख लो, जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछे गए। और इन्हीं में से कई बार ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो आगे के एग्जाम में भी खोपड़ी में छेद कर देंगे, वो आने वाले एग्जाम में। तो वर्णमाला टॉपिक में देखें, पहला क्वेश्चन यदि आ जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? पढ़ा चुके। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई कई बार पेपर में पूछा गया। भाषा की सबसे छोटी इकाई, और आज ही पढ़ाया, ध्वनि या वर्ण होती है। ध्वनि या वर्ण होती है। ध्वनि या वर्ण होती है। और वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। कौन सी ध्वनियाँ कंठ से बोली जाती है? कौन सी ध्वनियाँ कंठ से बोली जाती है? यदि ये क्वेश्चन आ जाए तो का वर्ग की जितनी भी ध्वनियाँ हैं, का वर्ग में 5 हैं, वो सभी कंठ से बोली जाती हैं, कंठ से बोली जाती हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, तो टा वर्ग, टाटा बाय बाय करके ऋषि मुनि चले गए, इस ट्रिक से दोस्तों आप बता सकते हैं कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। अब यदि क्वेश्चन आ जाए कि अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं? अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं? तो ट्रिक बताई थी हमने अल्प प्राण की 135 किसी भी वर्ग का पहला या तीसरा या पांचवा वर्ण यदि आ जाए एग्जाम में, तो वो सभी वर्ण अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं, अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। नासिक व्यंजन यदि आ जाए, नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है, मुंह के साथ साथ नाक से निकलती है, जैसे कि अनुस्वार को कहते हैं, वही नासिक व्यंजन है। जैसे कि या के बाद अंग्या, अंग्या के बाद अणा, अणा के बाद माँ, माँ के बाद ना, जी नासिक व्यंजन है। कौन से? नासिक व्यंजन है। अंग्या, अणा, अणा, माँ और ना, नासिक व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह, अयोगवाह कौन से हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह वर्ण हैं तो अंग और आहा, अंग और आहा दोनों अयोगवाह हैं। और यदि अंग बोले तो अंग सिर्फ क्या है? तो अंग है अनुस्वार वर्ण, अनुस्वार वर्ण। और आहा जो है वो क्या है? विसर्ग, जो अभी थोड़ी देर पहले भी इस क्लास में पढ़ा चुके हैं, विसर्ग, ठीक है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, इधर देखना है, द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? द्वित्व, हाँ, द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? तो द्वित्व व्यंजन वे व्यंजन जिनका, जिन शब्दों में, वे व्यंजन जिन शब्दों में उपयोग उनका 2 बार आ जाए, जिन शब्दों में किसी भी वर्ण का उपयोग 2 बार आ जाए, जिन शब्दों में, इसको लिख लें, जिन शब्दों में किसी भी वर्ण का, जिन शब्दों में किसी भी वर्ण का 2 बार प्रयोग किया जाए, 2 बार प्रयोग
किया जाए, दो बार भी प्रयोग किया जाए तो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, कई बार पेपर में जो आया दिल्ली, दिल्ली में देखें ला का प्रयोग दो बार हुआ है। जैसे उज्जैन, उज्जैन में जा का प्रयोग दो बार हुआ है। जैसे सज्जन, सज्जन शब्द में जा का प्रयोग दो बार हुआ है। उज्ज्वल, उज्ज्वल में सा का प्रयोग दो बार हुआ है। तो ये है, जैसे डॉट डॉट करके आदि आप लिख सकते हैं। ठीक है। सा सा साहा, यदि पेपर में आ जाए सा सा साहा कैसी व्यंजन कहलाती है? तो ऑप्शन है प्रकंपी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन या स्पर्शी संघर्षी या स्पर्श संघर्षी। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। यदि क्वेश्चन आ जाए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ या गृहीत ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं, तो उसके लिए दोस्तों मैं ट्रिक दे चुका हूँ कि अब का खा गौ, या फिर आ से आ, खा से खा और का से का, गौ से ग, जा से जाओ, फिर से फा। यदि क्वेश्चन आ जाए का गा जाफा ध्वनियाँ किसकी हैं? का गा जाफा ध्वनियाँ किसकी हैं? यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि का गा जाफा ध्वनियाँ किसकी हैं, क्या आ जाए? का गा और जा और फा ध्वनियाँ किस भाषा की हैं? ध्वनियाँ किस भाषा की हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। का गा जाफा ध्वनियाँ किस भाषा की हैं? तो आंसर है अरबी फारसी की। किसकी हैं? अरबी फारसी भाषा की, अरबी फारसी की, अरबी फारसी की, अरबी फारसी की, अरबी फारसी की। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहीं ये संपूर्ण क्लास वर्णमाला जो है मैं समाप्त करता हूँ। और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और यदि कुछ त्रुटियाँ हों तो कमेंट में लिख दीजिए। और टारगेट एकेडमी बाय प्रवेश यादव डालकर आप मेरी इस क्लास को वर्णमाला को देख सकते हैं। इसके पहले मैंने वन वीडियो बनाया था, हिंदी भाषा का विकास। जो उस क्लास को देखना चाहे तो उसको देख लो। उसके बाद दूसरी क्लास है वर्णमाला, तो इसको भी आज मैं समाप्त कर दिया है मैंने। अब शुद्ध वर्तनी पढ़ाऊँगा।